दोस्तों, आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ हिंदी कहानी पॉडकास्ट की मूल रचना कहानी दहशत। वक्त के साथ इंसान ने बहुत तरक्की कर ली है। उसने अपना भोलापन खोया है तो सातिरपन अपनाया है। पहले से वो ज़्यादा होशियार हो गया है तो उतना ही निर्दयी भी। एक बात है जिससे वो चाह कर भी अपना पीछा नहीं छुड़ा सका है, और वो है उसका डर। यही डर जब हद से ज़्यादा बढ़ जाता है तो वो दहशत में बदल जाता है। शाम के 6 बज गए हैं। नई दिल्ली के कुंदन लाल संस के दफ्तर में दिन भर की हलचल धीरे धीरे शांत पड़ने लगी है। बाकी स्टाफ की तरह विनय भी घर जाने की तैयारी कर रहा है। वह अपने दोस्त राजेश के केबिन की तरफ बढ़ता है और ग्लास डोर से देखता है कि राजेश किसी उधेड़-बुन में खोया गुमसुम सा अपनी चेयर पर बैठा है। वह दरवाज़ा नॉक कर कहता है, राजेश, कहाँ खोए हो? घर नहीं चलना है क्या? राजेश एकदम चौंकते हुए कहता है, कुछ नहीं यार, ऐसे ही कुछ ख्यालों में खो सा गया था। तभी टेलीफोन की घंटी बज उठती है। हेलो, राजेश स्पीकिंग। ओ नेहा, मैंने कितनी बार तुम्हें कहा है कि मुझे ऑफिस में फ़ोन मत किया करो। प्लीज़ डू नॉट कॉल मी एट द ऑफिस। डू नॉट डिस्टर्ब मी। हाँ, मैं तुम्हारी अंगूठी ले आऊँगा, भूला नहीं हूँ मैं। नहीं, आज रात जल्दी नहीं आ पाऊंगा, थोड़ी देर हो जाएगी। ओके बाय। यह कहकर राजेश फ़ोन क्रेडल पर पटक देता है। राजेश, मैं देख रहा हूँ कि तुम कुछ दिनों से बहुत टेंशन में हो। घर में कुछ गड़बड़ चल रही है क्या? यार, एक रात का रोना हो तो बात ही कुछ और है। यहाँ तो रोज रोज की चिक चिक, ये लाओ वो लाओ। साला पति नहीं नौकर समझ रखा है मुझे। जीना हराम कर दिया है मेरा। भाई, अपनी ज़िंदगी तो तुमने खुद हराम कर रखी है। घर में अच्छी खासी बीवी है और तुम उस संजना के चक्कर में पड़े हुए हो। ये संजना कहाँ से आ गई बीच में? देख, 2 नाव में सवारी मत कर। क्या हाल बना लिया है अपना। जरा जरा सी बात पे तुम्हें गुस्सा आता है, टेंशन में रहते हो। मुझे तो लगता है नेहा को तेरे इस चक्कर का पता लग गया है। क्या मतलब? हम लोग एक ही सोसाइटी में रहते हैं और फिर किसी ने तुम्हें उसके घर से आते जाते देख लिया तो? और इस तरह की बातें छिपाए छिपती नहीं है। मैं तेरे लिए नेहा से और झूठ नहीं बोल सकता। उस दिन तुम संजना के घर पर थे, नेहा ने मुझे फ़ोन किया था। उस दिन तो मैंने किसी तरह संभाल लिया। अगर नेहा घर पर आ जाती तो? उस औरत का चक्कर छोड़ दो, अपने घर को बर्बाद मत करो। सुन, नेहा ने तुम्हें अंगूठी लाने को कहा है ना, पहले वो काम कर। अंगूठी तो मैं लाऊंगा ही। एक बात और, आज ही संजना से मिलकर सारी बात साफ कर लो। मामला को रफा दफा करो, वहीं ख़त्म कर दो। विनय, तुम ठीक कह रहे हो। आज रात ही संजना से मैं अपना रिश्ता तोड़ दूंगा। किस्सा खत्म, बस। राजेश, तुम्हें लगता है कि इतनी आसानी से तुम्हारा पीछा छोड़ देगी वो बहुत खतरनाक औरत है। रात के 11:30 बजे हैं। राजेश संजना के फ्लैट में पहुंचता है। संजना का फ्लैट भी उसी सोसाइटी में होता है, पर उसका ब्लॉक बी होता है। ये मेरा घर है, कोई सराय नहीं कि जब चाहा मुंह उठाकर आ गए और जब चाहा चले गए। तुम मुझे बदनाम कर खुद शराफत का नकाब ओढ़ना चाहते हो। मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, मैं तुम्हें बदनाम कर दूंगी। यह कहते हुए संजना राजेश के गिरेबान को पकड़कर झकझोर देती है। संजना, तुम पागल हो गई हो क्या? कहते हुए राजेश बहुत ही मुश्किल से अपने आप को संजना की गिरफ्त से छुड़ाता है। राजेश के अलग होते ही संजना पास में रखी एस्ट्रे उठाकर राजेश की तरफ फेंक कर मारती है। एस्ट्रे सीधा राजेश के मुंह पे लगता है और राजेश के चेहरे पर एस्ट्रे से बड़ा सा कट लग जाता है। अपना बहता खून देखकर राजेश आपे से बाहर हो जाता है। संजना, तुमने मुझ पर हाथ उठाया? मुझ पे? मुझे मारा तुमने? राजेश जेब से रुमाल निकालता है और जेब में रखी अंगूठी निकलकर वहीं फर्श पर गिर जाती है। राजेश का ध्यान अपने चोट पर होता है। वो चीखता है,
क्या समझती हो तुम मुझे बदनाम करोगी? छोड़ूंगा नहीं तुझे, देख लेना। तुम्हारी औकात दिखा दूंगा मैं। अगर मेरे घर वालों के सामने या सोसाइटी में तुमने जुबान खोली ना, तो मैं तेरी जुबान खींच लूंगा, जान से मार दूंगा तुझे। आई विल सी यू। आइंदा मेरे रास्ते में मत आना। कहते हुए राजेश वहां से निकल जाता है। कमीना, अपनी बीवी की अंगूठी यहीं गिरा गया। वाओ, डायमंड रिंग। चलो कुछ तो मिला। यह कहते हुए संजना रिंग को अपनी उंगली में डालती है, पर वो ढीली होती है। पर संजना उसे पहने रहती है। आखिर डायमंड की जो थी। राजेश को संजना के यहाँ से गए हुए 5 मिनट ही हुए थे कि संजना के घर की डोरबेल बजी। आ गया बेवकूफ़ रिंग वापस लेने के लिए, पर इसे मिलेगी नहीं। संजना बड़बड़ाते हुए दरवाज़ा खोलती है। इसके बाद संजना की चीख सोसाइटी के बी ब्लॉक में गूंज उठती है। रात के 11:15 बजे के लगभग राजेश शराब के नशे में लड़खड़ाते हुए हल्के दर्द से कराहते हुए अपने फ्लैट में पहुंचता है। नेहा दरवाज़ा खोलती है। दरवाज़ा खोलते ही शुरू हो जाती है। मिल गई तुम्हें फुर्सत? कहाँ थे तुम अब तक? हाँ, मैं विनय के घर पर था। नहीं, अगर तुम्हें यकीन नहीं है तो फोन करके पूछ लो। ये चेहरे पे क्या हो गया? वो पैर फिसल गया था और गिरने से चोट आ गई थी। चोट आ गई थी? कितने झूठे हो तुम। बात बात पर झूठ बोलते हो। एक नंबर के झूठे हो तुम। देखो नेहा, मैं तुम्हारा नौकर नहीं हूं जो तुम्हें हर बात की सफाई देता रहूं। एक तो मैं वैसे ही परेशान हूं और तुम मुझे और पागल बना दोगी। तुम बीबी हो कि आफत? जब देखो जासूसी करती रहती हो। कभी यहां फोन तो कभी वहां फोन तो कभी ऑफिस में फोन। समझ क्या रखा है तुमने मुझे? प्लीज प्लीज कभी तो शांति से रहने दो मुझे। शांति से रहने दो मुझे, नेहा मुंह बिचकाती हुई कहती है। अरे अगर तुम भरोसे लायक होते तो क्या मुझे जासूसी करने की जरूरत पड़ती? खैर, वो मेरी अंगूठी लाए हो? लाया हूं। इतना कहकर राजेश अपनी पैंट की जेब में टटोलता है और उसे अंगूठी नहीं मिलती है। पर उसकी आंखों के सामने शाम की घटना एक फिल्म की तरह चलती है और वो समझ जाता है कि संजना के यहाँ चोट लगने पर वह जब जेब से रुमाल निकाला था तब शायद अंगूठी वहीं गिर गई थी। आई एम सॉरी नेहा, शायद अंगूठी मैं ऑफिस में ही भूल आया। कल ले आऊँगा। बीबी तो तुम्हें याद रहती नहीं, अंगूठी कहाँ से याद रखोगे? जाओ अभी लेकर आओ, नेहा गुस्से में कहती है। नेहा प्लीज, ऑफिस अभी बंद हो चुका है। कहा ना कि कल ले आऊँगा। इस चिकचिक के बाद राजेश और नेहा सो जाते हैं, पर राजेश की आंखों में नींद कहाँ। उसे उस अंगूठी को वापस लाने की फिक्र लगी है। सुबह के 5 बज गए हैं। राजेश नेहा को सोता देख अपने फ्लैट से चुपचाप निकलकर ब्लॉक बी संजना के फ्लैट की तरफ बढ़ता है। ब्लॉक बी में घुसते ही सीढ़ियों के पास ही उसे सोसाइटी के घरों में काम करने वाली बाई साधना टकराती है। वो डर से जोर से चीखती है, अरे राजेश भैया आप! मैं कितनी डर गई थी। क्या आप भी उस खून के बारे में? खून? कैसा खून? किसका खून? तभी 112 में रहने वाले वर्मा जी वहां आ जाते हैं और कहते हैं, लो तुम भी आ गए। अरे किसी ने 423 में रहने वाली मैडम का खून कर दिया है, वो भी इतने भयानक ढंग से कि पूछो मत। कौन? मिसेज गुप्ता का? अब इतने शरीफ भी मत बनो। तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे उसे जानते तक नहीं। अरे तुम्हारी हमारी बात छोड़ो, आधी बिल्डिंग वाले उसी के चक्कर में थे। अच्छा तुम ये बताओ, तुम इस वक्त यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने नीचे कुछ लोगों को खून की बात करते सुना तो चला आया देखने।
सुबह सुबह 5 बजे तुम हमारी बिल्डिंग के नीचे क्या कर रहे थे? तुम तो ए ब्लॉक में रहते हो ना? जैसे तैसे राजेश मिस्टर वर्मा को टालते हुए संजना के फ्लैट तक पहुंचता है। कॉरिडोर में काफ़ी लोग जमा थे। फ्लैट में पुलिस भी पहुंच चुकी थी। राजेश लोगों के बीच से होता हुआ फ्लैट के अंदर पहुंचता है। वहां पुलिस के साथ फॉरेंसिक की टीम सबूत इकट्ठा करने में लगी थी। इंस्पेक्टर कामत कांस्टेबल को कह रहे थे, सब तरफ अच्छी तरह से देखो। फिर फॉरेंसिक टीम के एक मेंबर से पूछते हैं, कोई फिंगरप्रिंट्स मिला? यस सर, यहाँ कुछ प्रिंट्स हैं, हमने उसे उठा लिया है। पुलिस के फोटोग्राफर डेड बॉडी के फ़ोटो ले रहे थे। तभी इंस्पेक्टर कामत ने सोफे के नीचे पड़े एस्ट्रे को सावधानी से उठाया। उस पर ब्लड लगा था। वो फोटोग्राफर की तरफ पलटते हैं और उसे उसकी फ़ोटो लेने को कहते हैं। लगता है खूनी को मैडम अच्छी तरह पहचानती थी, इसीलिए दरवाज़ा खोला गया और उसे अंदर आने दिया गया। और जब उसने अचानक हमला करने की कोशिश की होगी तब मैडम ने अपने बचाव में एस्ट्रे से उस खूनी पर वार किया होगा। कांस्टेबल दयाल कहता है, सर लगता है यह कोई मामूली खूनी नहीं है। जिस तरह से पहले सर पर वार किया गया, फिर चाकू से वार किया गया, सब तरफ तोड़ फोड़ की गई है, फिर बड़ी बेरहमी से नाक काटी गई है। लगता है ये जरूर कोई पागल खूनी है। ठीक है दयाल, बॉडी को स्ट्रेचर पर डालो। तब तक राजेश संजना के बॉडी के पास पहुंचकर खड़ा हो जाता है, जिसे देखकर इंस्पेक्टर कामत चिल्लाते हैं, ए तुम हटो वहां से। दयाल बॉडी को उठाओ और बाहर ले जाओ। राजेश कांपते हुए एक साइड हट जाता है और बाहर आकर गैलरी में खड़ा हो जाता है। कांस्टेबल दयाल के साथ एक और कांस्टेबल मिलकर बॉडी उठाकर बाहर गैलरी में आते हैं। तभी स्ट्रेचर के झटके की वजह से डेड बॉडी का हाथ बाहर लटकता है और छन्न की आवाज़ के साथ अंगूठी डेड बॉडी की उंगली से निकलकर गैलरी के फर्श पर गिर जाती है। दोनों कांस्टेबल भी इस आवाज़ को सुनते हैं। तब कांस्टेबल दयाल कहता है, अरे रुको, लगता है कुछ गिरा है। फिर वो स्ट्रेचर को गैलरी में ही रख देते हैं और ये अनुमान लगाने लगते हैं कि आखिर गिरा क्या है। राजेश की नज़र उस गिरी हुई अंगूठी पर पड़ती है। वो फौरन अपना पैर उस अंगूठी के ऊपर रख देता है और चुपचाप वहीं खड़ा हो जाता है। अब राजेश अपने एक पैर को बिना उठाए घसीट कर चलने की कोशिश करता है, पर कांस्टेबल दयाल जो यह ढूंढ रहा होता है कि क्या चीज़ गिरी है, वो राजेश को इस तरह चलता हुआ देखकर पूछता है, अरे तुम्हें क्या हुआ है? तुम क्यों इस तरह चल रहे हो? डर के मारे राजेश की जान सूख गई। वो कहता है, अरे कुछ नहीं, बस पैरों में मोच है। पर अभी तो तुम ठीक चल रहे थे, अचानक कैसे मोच आ गई? देखो तो जरा। यह कहते हुए कांस्टेबल दयाल राजेश के पैरों की तरफ हाथ बढ़ाता ही है कि पीछे से इंस्पेक्टर कामत चिल्लाते हैं, ये क्या, अभी तक तुम बॉडी बाहर नहीं ले गए? फौरन इसे उठाओ और बाहर एम्बुलेंस में डालो। और ये भीड़ क्यों जमा है? कोई तमाशा हो रहा है क्या यहाँ पर? चलिए निकलिए सब यहाँ से। दयाल राजेश को छोड़ वापस स्ट्रेचर उठाता है और गैलरी से बाहर निकल जाता है। राजेश भी अपनी जान बचाकर वहाँ से निकलता है। अपने फ्लैट में पहुंचकर वो अंगूठी को अच्छी तरह से पानी साबुन से क्लीन कर रहा होता है कि तभी वहाँ नेहा आ जाती है। सुबह सुबह तुम कहाँ चले गए थे? वो दूध वाला बता रहा था कि बी ब्लॉक के चौथी मंजिल पर एक पागल खूनी ने किसी औरत को मार डाला। हाँ मुझे मालूम है, बाहर लोग बात कर रहे थे। अंगूठी क्लीन करता हुआ राजेश बोला, हे भगवान, कल रात मैं घर पर अकेली थी। अगर वो पागल यहाँ आ जाता और मुझ पर हमला कर देता तो? तुम्हें तो मेरी जरा भी परवाह नहीं है। अरे तुम तो कह रहे थे कि अंगूठी ऑफिस में भूल आए हो, फिर ये क्या है? मैं कह रहा था ना कि मैं तुम्हारी अंगूठी लाया हूँ, लेकिन तुम्हें यकीन नहीं था। अरे भाई, मैं नशे की हालत में भूल गया होऊंगा कि अंगूठी पैंट की जेब में नहीं बल्कि कोट की जेब में रखी होगी। और क्या, तुम जरूर मुझसे कुछ छुपा रहे हो। राजेश अंगूठी नेहा को देता हुआ बोला, ये लो संभालो इसे। तभी
डोरबेल की आवाज़ गूंजती है। नेहा दरवाज़ा खोलती है। अरे इंस्पेक्टर साहब आप? दरवाजे पर इंस्पेक्टर कामत होते हैं। वो राजेश की तरफ देखते हुए कहते हैं, तो आप यहाँ रहते हैं? जी हाँ, लेकिन आप यहाँ कैसे? कुछ खास नहीं, बस रूटीन इन्वेस्टिगेशन। सबके यहाँ पूछताछ हो रही है तो आपके यहाँ भी आ गए। नेहा डरते हुए इंस्पेक्टर कामत से पूछती है, वो उसी औरत के बारे में जिसका खून हो गया? क्या यह सच है कि उसे किसी पागल खूनी ने मार डाला और बड़ी बेरहमी से उसकी नाक भी काट डाली? क्या आप उस औरत को जानती थीं? जानती? मैं तो ऐसी औरत की सूरत भी नहीं देखना चाहती। जाने कितने दोस्त थे उसके। हाँ, हमने भी कुछ ऐसा ही सुना है। बाय द वे मिस्टर राजेश, क्या आप उस औरत को जानते थे जिसका खून हो गया है? जी हाँ, मैं जानता भी था और नहीं भी जानता था। मेरा मतलब है कि मैं इतनी अच्छी तरह से नहीं जानता था। एक आध बार यूं ही मुलाकात हो गई होगी, आखिर हम एक ही सोसाइटी में रहते हैं ना। कल रात आप तो नहीं गए थे ना उससे मिलने? नहीं, मैं क्यों जाऊंगा उससे मिलने? तो कल रात 11:30 से 12 के बीच आप कहाँ थे? मैं अपने दोस्त विनय के यहाँ था, जो इसी सोसाइटी के ब्लॉक सी में रहता है। हाँ, और लौटते समय आपने कुछ नहीं देखा होगा? जी कुछ नहीं देखा मैंने। मुझे भी यही लग रहा था। ये चोट आपको कैसे लगी? ये मैं बाथरूम में फिसल कर गिर गया था, उसी से चोट लगी। नेहा चौंकती हुई बोली, बाथरूम में? हाँ, यही तो बताया था ना मैंने कि बाथरूम में फिसलने से चोट लगी है मुझे। ऐसा तो नहीं कि आपकी बीवी ने एस्ट्रे दे मारी हो आपको? एस्ट्रे? इंस्पेक्टर साहब, मेरी बीवी मुझे क्यों एस्ट्रे से मारेगी? और मैं तो सिगरेट भी नहीं पीता। पूछ लीजिए मेरी पत्नी से, क्या मैं सिगरेट पीता हूँ? नहीं, आप नहीं पीते। लेकिन आप ये सब क्यों पूछ रहे हैं? डोंट वरी, चिंता की कोई जरूरत नहीं है। जरूरत नहीं है मतलब? एक पागल खूनी आजाद घूम रहा है और आप कह रहे हैं कि चिंता की जरूरत नहीं है। अगर उसने दोबारा किसी पर हमला कर दिया तो? नेहा तैश और घबराहट में बोली, मैडम आप चिंता बिल्कुल मत कीजिए। हमें उस घर में काफ़ी फिंगरप्रिंट्स मिले हैं और हो सकता है उनमें से एक खूनी का हो। फिर मिलते हैं। यह कहकर इंस्पेक्टर कामत वहां से चले जाते हैं। पर यह सब सुनकर राजेश की जान सूखने लगती है। अगले दिन ऑफिस में, यार राजेश, कल रात जब तुम संजना के फ्लैट में गए थे, कहीं तुमने तो संजना का? विनय, मैंने उसका खून नहीं किया, प्लीज। तो फिर इतनी टेंशन क्यों है? कुछ और गड़बड़ है? पुलिस को वहां कहीं मेरे फिंगरप्रिंट्स मिल गए और मुझे मर्डर में फंसा दिया तो? अबे अकल के अंधे, एक घर में सैकड़ों फिंगरप्रिंट्स हो सकते हैं और फिर पुलिस तो उन फिंगरप्रिंट्स को ढूंढेगी जो उनके रिकॉर्ड्स में हैं। हो सकता है मेरे फिंगरप्रिंट्स भी वहां पर हों। तेरे? हाँ यार, एक दो बार मैं भी उस फ्लैट पर गया था। उसे कुछ फर्नीचर में हेल्प की ज़रूरत थी तो मैं चला गया था। तुम फिक्र मत करो, अगर पुलिस पूछेगी तो मैं कह दूंगा कि हम दोनों उसकी हेल्प के लिए गए थे। शाम को राजेश ऑफिस से लौट रहा होता है तो देखता है कुछ पुलिस वाले सोसाइटी के बड़े कूड़ेदान की तलाशी ले रहे होते हैं। यह सब देखकर राजेश वहीं ठिठक कर खड़ा हो जाता है। सर, ये तो मर्डर वेपन लगता है। कांस्टेबल दयाल एक चाकू को बड़ी सावधानी से उठाए इंस्पेक्टर कामत को दिखाता है। सर, इस पर तो फिंगरप्रिंट्स भी है। एक बार पता चल जाए कि किसकी उंगलियों के निशान हैं, फिर वो पागल खूनी हमारी गिरफ्त में होगा। राजेश यह सब देखकर वहां से चुपचाप खिसक लेता है। रात के 9 बजे हैं। विनय के घर शराब पीते हुए राजेश काफी टेंशन में है। बच गए यार राजेश, अब पुलिस को कत्ल में इस्तेमाल हथियार भी मिल गया है और उन पर फिंगरप्रिंट्स भी मौजूद है। अब कोई टेंशन नहीं। मुझे तो अब भी टेंशन है यार। इतने में विनय का फ़ोन बजता है। विनय कॉल अटेंड करने उठता है। हेलो, हाँ नेहा, अरे हाँ राजेश यहीं पर है। हम लोग क्या कर रहे हैं? अरे कुछ नहीं, बस यूं ही बैठे हैं। अच्छा 1 मिनट, अभी फ़ोन देता हूँ। हेलो, हाँ बोलो। अरे 2 मिनट चैन से नहीं बैठने दोगी क्या? क्या पुलिस आई है? जस्ट रूटीन क्वेश्चंस, बस मामूली सी पूछताछ, इंस्पेक्टर कामत कहते हैं।
क्या वो पागल खूनी पकड़ा गया? अब तो आपके पास फिंगरप्रिंट्स भी हैं। हाँ, फिंगरप्रिंट्स हैं हमारे पास, लेकिन हमारे रिकॉर्ड से मैच नहीं करते। ये कोई नया ही आदमी लगता है। मिस्टर राजेश, वैसे मैं आपसे कुछ और ही पूछने आया हूँ। हाँ हाँ, पूछिए। कल सुबह आप उस फ्लैट में आए थे, मैंने आपको देखा था। हाँ, आया था मैं। वहाँ लाश के हाथ में एक अंगूठी थी। अंगूठी? कैसी अंगूठी? ये अंगूठी इस फोटोग्राफ में ये साफ नज़र आ रही है। इतना कहकर इंस्पेक्टर कामत एक फ़ोटो राजेश को दिखाते हैं। लेकिन अब वो अंगूठी गायब है। ये तो अच्छा हुआ कि हमारे फोटोग्राफर ने ये फ़ोटो खींच ली। नहीं, मैंने तो ऐसी कोई अंगूठी नहीं देखी। तभी नेहा चाय का ट्रे लेकर कमरे में एंटर करती है। वह ज़ोर ज़ोर से सांस ले रही होती है, उसके हाथ पांव कांप रहे होते हैं। इससे पहले कि चाय की ट्रे वो गिरा देती, राजेश भागकर ट्रे को थाम लेता है। ये क्या कर रही हो तुम? कब गिरा दोगी? लाओ मुझे दो तुम। फिर इंस्पेक्टर कामत की तरफ ट्रे बढ़ाते हुए कहता है, लीजिए इंस्पेक्टर साहब, चाय पीजिए। लेकिन आप लोग इतना नर्वस क्यों हो रहे हैं? नर्वस? एक पागल खूनी आज़ाद घूम रहा है और आप अभी तक उसे पकड़ नहीं पाए हैं। मैडम, आप क्यों इतना डर रही हैं? आपके पति आपका ख्याल रखेंगे ना? क्यों मिस्टर राजेश? जी, वो तो रख ही रहा हूँ। पति अगर ख्याल रखते तो बात ही क्या थी। ये अक्सर घर देर से आते हैं, मैं घर में अकेली होती हूँ। अरे भाई, और भी तो औरतें अकेली होती हैं। वो खूनी तुम्हारे पास ही क्यों आएगा? तो फिर वो खूनी उस औरत के पास ही क्यों गया? उसकी नाक क्यों काटी? उसकी लाश का भरता क्यों बनाया? इंस्पेक्टर साहब, आप क्या कर रहे हैं? अभी तक आपने उसे क्यों नहीं पकड़ा? वो हम सबको मार देगा। यह कहकर नेहा इंस्पेक्टर कामत की वर्दी पकड़कर झकझोरने लगी। अब मुझे कोई नहीं बचा सकता, आप उसे पकड़ लीजिए। अरे मैडम, ये आप क्या कर रही हैं? मिस्टर राजेश, समझाइए इन्हें। नहीं इंस्पेक्टर साहब, वो आएगा, वो मुझे भी मारेगा। मैं पागल हो जाऊंगी। मैं अकेली होती हूँ घर में, अगला कत्ल मेरा ही होगा। इंस्पेक्टर कामत बहुत मुश्किल से अपने आप को नेहा की पकड़ से छुड़ाते हैं। मैडम, आप संभालिए। आप अकेली होती हैं तो घर के खिड़की दरवाजे बंद रखिए। अब हर घर के बाहर मैं कांस्टेबल तो नहीं बिठा सकता। इंस्पेक्टर कामत अपनी जान छुड़ाकर वहां से निकल जाते हैं। इधर नेहा की हालत खराब होने लगती है। राजेश फौरन डॉक्टर को बुलाता है। वक्त पर आने का बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। दरअसल नेहा को इस तरह से चीखते चिल्लाते देखकर मैं डर गया था और मुझे आपको बुलाना पड़ा। डोंट वरी, इट्स ऑल राइट। नेहा को हिस्टीरिया का अटैक आया था। हिस्टीरिया? हाँ, वो बुरी तरह से डर गई है। उसे यकीन हो गया है कि अगला कत्ल उसी का होने वाला है और इसी डर की वजह से उसके दिमाग का फ्यूज थोड़ा उड़ सा गया है। लेकिन आप कुछ तो कीजिए ना डॉक्टर साहब, मैंने उसकी ये हालत कभी नहीं देखी। देखो, एक डॉक्टर होने के नाते मैं किसी बीमारी का इलाज तो कर सकता हूँ, लेकिन इस डर का इलाज नहीं कर सकता। जब से मिसेस संजना गुप्ता का कत्ल हुआ है, तुम्हारी बीबी तो क्या, सोसाइटी में हर कोई अपने साये से डरने लगा है। पिछले 20 साल से यहाँ प्रैक्टिस कर रहा हूँ, पर इस सड़क को इतना सुनसान कभी नहीं पाया है। लेकिन डॉक्टर साहब, कुछ तो करना ही होगा ना, ऐसा कब तक चलेगा? मैंने नींद का इंजेक्शन दे दिया है, चिंता की कोई बात नहीं। फिर भी अगर दोबारा अटैक पड़ता है तो मैं आपको ये कैप्सूल देता हूँ। ये तोड़कर इसका पाउडर पानी में मिलाकर दे देना। नींद के साथ साथ उसका दिमाग भी शांत हो जाएगा। इसे लेते ही 1 मिनट में उसे नींद आ जाएगी और वो जब उठेगी अपने आप को एकदम तरोताज़ा पाएगी। डॉक्टर साहब, आपको क्या लगता है कोई पागल खूनी है क्या? भाई, जब पुलिस खुद असलियत का पता नहीं लगा पाई है तो मैं क्या कहूँ। लेकिन जिस तरह से मिसेस संजना गुप्ता का कत्ल हुआ है, हम तुम उस पागल खूनी के होने से इनकार नहीं कर सकते। इसका मतलब तो यही होता है कि वो पागल खूनी कभी भी किसी पर अटैक कर सकता है। किसे मालूम क्या होने वाला है। लेकिन जब तक पुलिस वो पागल खूनी को पकड़ नहीं लेती, मैंने अपनी बीबी का रात को बाहर निकलना बंद कर दिया है। अपनी बीबी का ख्याल रखो। चलो, चलता हूँ मैं। गुड नाइट डॉक्टर साहब, गुड नाइट। इस पागल खूनी का तो पता नहीं, पर अगर मैंने इस मौके का फ़ायदा नहीं उठाया तो सबसे बड़ा पागल मैं होऊंगा। मुझे हर हालत में इस मौके का फ़ायदा उठाना है। इस बार कत्ल पागल खूनी नहीं, मैं करूंगा और नेहा इस बार नहीं बचेगी।
इस घटना के 25 दिनों के बाद शाम को 7 बजे के करीब आसमान में घने बादल छाने की वजह से अंधेरा काफ़ी बढ़ गया था। लगता था कि बस थोड़ी ही देर में मूसलाधार बारिश होगी। राजेश आज ऑफिस से अकेले ही घर लौट रहा था। उसका दोस्त विनय ऑफिस के टूर पर 2 दिनों के लिए बाहर गया है। शेयर्ड ऑटो से राजेश अपनी सोसाइटी के बाहर वाली सड़क पर उतरा और वहां से पैदल ही घर के लिए चल पड़ा। चारों तरफ घना अंधेरा माहौल को डरावना बना रहा था। थोड़ी ही दूर पर सोसाइटी में रहने वाले मिस्टर प्रसाद मिल गए। अरे राजेश, आज जल्दी आ गए? हाँ, वो नेहा की तबीयत ठीक नहीं है ना। अभी वो बात ही कर रहे होते हैं कि वो दोनों देखते हैं मिसेस स्वर्णा एक हाथ से अपने 10 साल के बेटे को पकड़े और दूसरे हाथ में सामान से भरा थैला लिए लगभग दौड़ती और चिल्लाती हुई आ रही हैं। बचाओ बचाओ, अरे कोई तो बचाओ, वो पागल खूनी मेरे पीछे पड़ा है, वो मुझे भी मार डालेगा, बचाओ बचाओ। मिसेस स्वर्णा भागती हुई आती हैं और राजेश से टकरा जाती हैं। उनका सारा सामान वहीं बिखर जाता है। मिसेस स्वर्णा, क्या हुआ? क्यों डर से भागी जा रही हैं? वो पागल खूनी मेरे पीछे पड़ा है, मुझे बचा लीजिए प्लीज। कहाँ? वहां तो कोई नहीं है। वहीं था, 2 मिनट पहले वो वहीं था, प्लीज आप हमें जाने दीजिए। अरे आप बेकार में ही डर रही हैं। जरूर आपने सोसाइटी के किसी पड़ोसी को देखा होगा, अंधेरे में आप पहचान नहीं सकी होंगी और उसे पागल खूनी समझ लिया होगा। आप लोगों को मरना है तो शौक से मरिए, पर मुझे जाने दीजिए, मेरी जान प्यारी है। यह कहकर मिसेस स्वर्णा वहां से बदहवास हालत में भागती चली गई। अजीब औरत है, यहाँ तो कोई भी दिखाई नहीं दे रहा और ये इतनी डरी हैं कि अपनी सारी चीजें छोड़कर भाग गई, मानो उसने कोई भूत देख लिया हो। अरे मिस्टर प्रसाद, ये उसका दोष नहीं है, सारी सोसाइटी डरी हुई है। ऐसा लगता है जैसे एक साथ सबको हिस्टीरिया का अटैक पड़ गया हो। अरे इस पागल खूनी के बारे में तो नहीं जानता, पर धीरे धीरे इस सोसाइटी के लोग जरूर पागल होते जा रहे हैं। अबे छोड़ ये सब फालतू की बात, मैं बार में ड्रिंक करने जा रहा हूँ। तू आ रहा है या तू भी इस सोसाइटी वालों की तरह घर में डर से छुप कर बैठेगा? मिस्टर प्रसाद चीढ़ते हुए बोले। अबे कैसी बात कर रहा है? तू चल के बार में बैठ, मैं 10 मिनट में घर से कपड़े चेंज करके आ रहा हूँ। नेहा का भी हाल चाल ले लूँगा। ओके, फिर मिलते हैं बार में। इधर नेहा की तबीयत खराब है, वो बिस्तर पे लेटी है। सोसाइटी की कुछ औरतें उससे मिलने आई हैं। वो खूनी की बातें उसके सामने ही कर रही हैं। मिसेज वर्मा ने कहा, लाश को जब एम्बुलेंस में डाल रहे थे तब उस पर से चादर फिसल गई थी। पास खड़ी भीड़ में मीना ये देखकर बेहोश हो गई थी। मिसेस शर्मा बोली, कल रात में बाजार से लौट रही थी, मुझे लगा कि कोई मेरा पीछा कर रहा है। वैसे भी अपनी सोसाइटी का रास्ता कितना सुनसान है। मैं अब कभी बाहर नहीं निकलूंगी। मिसेज वंदना ने कहा, लेकिन अपनी सोसाइटी के बाहर तो गुरखा खड़ा होता है ना? वो पहले भी होता था, कहीं वही तो खूनी नहीं है? मुझे उसका चेहरा बिल्कुल पसंद नहीं। मिसेज वर्मा ने कहा, मुझे लगता है अपनी सोसाइटी में से ही कोई खूनी है। मिसेज वंदना ने जोर देकर कहा, मुझे भी यही लगता है, खूनी हमारी सोसाइटी में ही है। मैं तो अब किसी के लिए भी अपने घर का दरवाज़ा नहीं खोलूंगी, किसी को भी अपने घर में नहीं घुसने दूंगी। नेहा ने बीमार सी आवाज़ में बिस्तर पर लेटे लेटे ही बोला। राजेश ये सारी बातें अपने फ्लैट के दरवाजे के बाहर खड़े होकर चुपचाप सुन रहा था। मिसेज वंदना ने कहा, पर इतने दिनों से तो कुछ नहीं हुआ, लगता नहीं कि अब कुछ होगा। उस दिन पूनम की रात थी, देख लेना, फिर जब पूनम की रात आएगी तभी कुछ होगा। मिसेस शर्मा ने कहा, दरवाजे खिड़कियां सब बंद रखना, हम में से किसी का भी नंबर लग सकता है, किसी की भी लाश की हालत संजना जैसी हो सकती है। मिसेज वंदना ने कहा, मेरी लाश की हालत ऐसी होगी, मेरी ही नाक कटेगी, मेरा ही नंबर है। नेहा डरे हुए स्वर में बोली, हाँ तेरा ही नंबर है, तेरी ही बारी है नेहा। राजेश जो दरवाजे के बाहर खड़ा ये सब सुन रहा था, वह मन ही मन में बोला। 2 दिनों के बाद आज सुबह सुबह सोसाइटी के सभी लोग नीचे गेट पर मीटिंग कर रहे होते हैं कि इंस्पेक्टर कामत वहां पहुंचते हैं। क्या बात है, आज सारी सोसाइटी यहां क्यों जमा है? हम लोग उस खून के बारे में जानना चाहते हैं।
अब तक आपने क्या किया? कुछ खास नहीं, इन्वेस्टिगेशन जारी है। आपको लगता है वो सचमुच एक पागल खूनी है? कह नहीं सकते, पर जिस तरह से उसने चाकू से कई वार किया फिर नाक काट डाली, उससे तो यही लगता है। हे भगवान, इस पागल खूनी को हमारी सोसाइटी में आना था। देखिए, ऐसी कोई चिंता करने वाली बात नहीं है। अब लगभग 1 महीना होने को आया है और मुझे नहीं लगता कि अब कोई इस तरह की घटना होगी। अच्छा, आज की पूनम की रात को आप भूल रहे हैं। पूनम की रात? उसका इस खून से क्या लेना देना है? सोसाइटी के लोगों की भीड़ में से राजेश कहते हैं कि पूनम की रात को इंसान के दिमाग पर कुछ अजीब सा असर होता है। वो पागल सा हो जाता है और किसी का खून भी कर सकता है, ऐसा कहा जाता है। वो चाकू तो आपको मिल चुका है ना, फिर भी आप उसके मालिक को नहीं पकड़ सकते? देखिए, वो एक मामूली सा चाकू है, किसी भी फुटपाथ पर वो आसानी से मिल सकता है। लेकिन उस चाकू पर पाए गए उंगलियों के निशान, क्या उससे भी कोई सुराग नहीं मिलता? कोई सुराग नहीं, वो किसी से मैच ही नहीं करते। मुझे लगता है वो औरत उस खूनी को जरूर जानती थी। खैर, आप लोग जाइए, मैं आज ही हर ब्लॉक के आगे एक एक कांस्टेबल बिठाता हूँ। उसी रात इंस्पेक्टर कामत हर ब्लॉक के आगे कांस्टेबल बिठा देते हैं। रात को वो खुद राउंड पर आते हैं और सभी कांस्टेबल को हिदायत देते हुए कहते हैं, देखो, सब होशियार रहना। हम खुद नहीं जानते कि वो कातिल सोसाइटी के अंदर का है या बाहर का, इसलिए हर ब्लॉक पर मुस्तैद रहो। ये भी चेक करो कि सभी लोग अपने घर पहुंच गए हैं या नहीं। लेकिन सर, मुझे नहीं लगता कि आज की रात कोई अपने घर से बाहर भी निकलेगा। पूनम की रात है और इस वजह से सभी लोग डर के मारे अपने घर के खिड़की दरवाजे बंद करके सोए होंगे। ठीक है, फिर भी सेफ्टी के नाते पेट्रोलिंग अंदर और बाहर दोनों तरफ कर दो। मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहता। इतना कहकर इंस्पेक्टर कामत सोसाइटी के बाहर चले जाते हैं। इधर राजेश के फ्लैट में, अरे नेहा, ये क्या कर रही हो? सारी खिड़की दरवाजे बंद कर दिए हैं तुमने। इस तरह से तो घुटन हो जाएगी। होने दो घुटन। तुम्हें मालूम नहीं आज पूनम की रात है और वो पागल खूनी पकड़ा नहीं गया है? और ये क्या, तुम तैयार होके कहाँ जा रहे हो? बस यहीं बगल वाली ब्लॉक में विनय के यहाँ, उसने बुलाया था मुझे। नहीं नहीं, तुम कहीं नहीं जाओगे। तुम मुझे अकेला नहीं छोड़ सकते, तुमने प्रॉमिस किया था। अरे छोड़ो ये पूनम की रात का बकवास, ऐसा कुछ नहीं होता। डरो मत, मैं आ जाऊंगा थोड़ी देर में। तो जाओ, वैसे भी तुम्हें कौन सी परवाह है मेरी। मैं मर भी गई तो तुम्हें क्या फर्क पड़ेगा? तुम तो खुश होगे ना मेरे मरने पे। अरे ऐसा कुछ नहीं होगा। अगर तुम्हें ऐसा कुछ लगे, कहीं से थोड़ी सी भी आवाज आए तो मुझे फोन कर देना, मैं फौरन आ जाऊंगा। अच्छा, मैं चलता हूं, बाय। जाओ, नेहा डर से चीखती हुई बोली और राजेश वहां से निकल गया। बिल्डिंग के बाहर राजेश को कांस्टेबल टोकता है, अरे साहब, आप कहां जा रहे हैं? सारे लोग दरवाजा बंद करके बैठे हैं उस पागल खूनी की वजह से। मैं किसी पागल वागल से नहीं डरता, मैं पास के ब्लॉक में जा रहा हूं। अच्छा, थोड़ा घर का ध्यान रखना, मेम साहब अकेली हैं, मैं थोड़ी देर में वापस आ जाऊंगा। विनय के फ्लैट में पहुंचकर राजेश और विनय शराब की महफिल जमाते हैं। 4 पैक शराब पीने के बाद विनय एक और पैक पीने की जिद करता है। बस बस, बहुत पी चुके हैं और नेहा भी अकेली है, अब मुझे जाना होगा। अरे यार राजेश, अभी तो बहुत वक्त पड़ा है, अभी तो 11 ही बजा है। विनय सामने टंगी वॉल क्लॉक को देखकर कहता है, चल एक पैक और बना। हाँ, एक बात तो बता, आज तुझे अपनी बीवी पे इतना प्यार कैसे आ रहा है? अच्छा ठीक है, मैं एक छोटा बनाता हूँ। हाँ, ये हुई ना बात, छोटा बना, मैं अभी आता हूँ। विनय कहकर अपनी चेयर से उठता है। तू कहाँ जा रहा है? मैं जरा वॉशरूम से होकर आता हूँ, लड़खड़ाती जुबान से विनय बोलता है। विनय के वॉशरूम जाते ही राजेश अपनी जेब से कैप्सूल निकालता है और उसका पाउडर विनय की ग्लास में डाल देता है और ग्लास में शराब डालता है। विनय वॉशरूम से लौटता है। ओ लवली, नाउ बॉटम्स अप, ओके चीयर्स। दोनों अपना अपना पैक फिनिश करते हैं। पैक फिनिश करते ही कुछ सेकेंड्स के अंदर विनय का सर घूमता है। अच्छा विनय, अब मैं चलता हूँ। यार राजेश, एक छोटा सा और। नहीं विनय, अब और नहीं, चल मैं चलता हूँ।
राजेश ये बोलता तो है पर अपनी जगह से हिलता तक नहीं है। उधर विनय अपनी चेयर पर बैठे बैठे ही सो जाता है। राजेश अब अपनी जगह से उठता है। वो ये श्योर करता है कि विनय सो चुका है। राजेश विनय को सोता छोड़ अपने हाथों में ग्लव्स पहनता है और चुपचाप विनय के फ्लैट से बाहर निकलता है। बाहर पहरे पर बैठे कांस्टेबल से छुपते हुए वो अपने फ्लैट में पहुंचता है। अपनी चाबी से धीरे से दरवाज़ा खोलता है और बेडरूम में पहुंचता है। नेहा अभी भी जगी होती है। राजेश को देखकर कहती है, आ गए तुम? मुझे डर के मारे नींद नहीं आ रही थी। ये तुमने अपने दोनों हाथ पीछे क्यों छुपा रखे हैं? राजेश, क्या है तुम्हारे हाथों में? तुम कुछ बोलते क्यों नहीं? तुम्हारी आंखें ऐसी क्यों हो रही हैं? आंखें? क्या हुआ है मेरी आंखों को? अरे हाथों में मैं तुम्हारे लिए तोहफा लाया हूं, जरा अपनी आंखें बंद करो। अरे करो ना। नेहा डरते हुए आंख बंद करती है और राजेश नेहा पर वार कर देता है। एक ही वार में काम तमाम। राजेश इसके बाद वापस छुपते छुपते विनय के फ्लैट में पहुंचता है। विनय अपनी चेयर पर उसी तरह बैठा सो रहा होता है। राजेश वॉल क्लॉक की तरफ देखता है। इस समय 11:20 हो रहे हैं। राजेश वॉल क्लॉक को उतारता है और उसे वापस 11 बजे पर सेट कर देता है। फिर वो एक सिगरेट जलाता है और उसे फटाफट आधा पीकर एस्ट्रे में इस तरह से विनय की तरफ रख देता है जैसे सिगरेट विनय पी रहा था। सब सेट करने के बाद वो विनय को थपकी देकर उठाता है। विनय, ए विनय, विनय क्या हो गया तुझे? इस तरह क्यों बैठा है? मैं यार, मुझे लगता है मैं सो गया था। सो गया था? तू कहाँ सोया था? तू तो ये सिगरेट पीते पीते पता नहीं क्यों चुप होकर बैठ गया था। तू मेरे को चीयर्स बोला, बॉटम्स अप बोला, पैग मारा और चुप होकर बैठ गया। विनय दोनों हाथों से अपने सर को थामे वॉल क्लॉक की तरफ देखते हुए बोला, अभी तो 11 ही बजे हैं। क्या हुआ विनय, तू ठीक तो है ना? हाँ मैं ठीक हूँ। और सुन, ये जलती हुई सिगरेट खत्म कर अपनी। इस तरह से छोड़ देना खतरनाक हो सकता है। वेरी डेंजरस, मैं कह रहा हूँ वेरी डेंजरस। और मैं तेरे को बोला था ना कि नेहा मेरा इंतज़ार कर रही होगी। तो मैं चलता हूँ, ठीक है? ओके, गुड नाइट। लेकिन सुन, मैं तुझे बाहर तक छोड़ के आता हूँ। ये जो सर चकरा रहा है, फ्रेश एयर में थोड़ा ठीक लगेगा। रुक, मैं भी चलता हूँ। लेकिन रुक जरा, मैं पहले मुंह धो लेता हूँ। यहीं रुक, मैं बस मुंह धोकर अभी आया। तू जाना नहीं, हाँ? रुक, अभी आया। विनय जैसे ही वॉशरूम जाता है, राजेश वॉल क्लॉक को दोबारा उतारता है और उसे 11:20 पर सेट कर वापस दीवार पर लटका देता है। राजेश और विनय लड़खड़ाते हुए बिल्डिंग से बाहर आते हैं। वो कांस्टेबल और गुरखा जो साथ बैठे थे उनके सामने से निकलते हैं। राजेश गुरखा से पूछता है, शंकर सब ठीक है ना? जी साहब सब ठीक है। कोई लफड़ा तो नहीं? नहीं साहब। फिर राजेश विनय के साथ अपने ब्लॉक की तरफ बढ़ जाता है। उधर गोरखा कांस्टेबल से कहता है, साहब लोग हैं, पी के मज़े कर रहे हैं और हम इस ठंड में ड्यूटी। सब अपनी अपनी किस्मत है, कांस्टेबल कहता है। राजेश की बिल्डिंग के नीचे पहुंचकर विनय कहता है, अच्छा अब मैं चलता हूँ। ए विनय, थोड़ी देर के लिए ऊपर चलना। नहीं यार, बहुत लेट हो गया है और नेहा भी सो गई होगी। अब काहे को तकलीफ़ देना? अरे कोई तकलीफ़ नहीं, तूने बहुत पी रखी है। चल एक एक कप कॉफ़ी पीते हैं, तेरे लिए ठीक रहेगा। अच्छा चल। और विनय राजेश के साथ उसके फ्लैट में पहुंचता है। राजेश अपनी चाबी से दरवाज़ा खोलता है। तो रुक, मैं देखता हूँ नेहा सोई हुई है कि नहीं। बेडरूम में एंटर करते ही राजेश चिल्लाने लगता है। विनय भागते लड़खड़ाते हुए आता है। क्या हुआ? ओ नो विनय, ये देख, मेरी नेहा को कोई मार कर चला गया। विनय ये देख मेरी नेहा मर गई। कुछ घंटों के बाद बिल्कुल उसी तरह कत्ल हुआ है। उसी तरह नाक काटी गई है। फर्श से खून से सने चाकू को सावधानी से उठाकर इंस्पेक्टर कामत कहते हैं, उसी तरह के मामूली चाकू से जो किचन में इस्तेमाल होता है। राजेश बुरी तरह रो रहा होता है। कहता है, उसे मालूम था
उसे मालूम था, लेकिन मैंने उसकी बात क्यों नहीं सुनी। अरे क्यों छोड़कर चला गया मैं अपनी नेहा को? मैं इसे क्यों छोड़कर गया? और सारी रात तेरे फ्लैट पर पी पी कर बर्बाद कर दी मैंने। सारी रात तुम कहाँ पी रहे थे? इंस्पेक्टर कामत पूछते हैं। इसके फ्लैट पे, इसके साथ। और राजेश बुरी तरह से रोने लगता है। कसम है जो आज के बाद मैंने बोतल को हाथ भी लगाऊं, उसी की वजह से नेहा मुझे छोड़कर चली गई। राजेश फिर रोने लगा। 2 दिनों के बाद इंस्पेक्टर कामत की टेबल पर एक अंगूठी रखी होती है। वो कांस्टेबल को आवाज लगाते हैं, दयाल वो संजना मर्डर केस की फाइल लाना, मैं फोटोग्राफ देखना चाहता हूं जिसमें अंगूठी की फोटो थी जो बाद में गायब हो गई थी। यस सर, कहते हुए दयाल एक फाइल लाकर इंस्पेक्टर कामत की टेबल पर रख देता है। मेरा अंदाजा एकदम सही निकला। ये रिंग हमें नेहा की डेड बॉडी से मिली है और ये फोटोग्राफ उस रिंग का है जो संजना के हाथ में थी और बाद में गायब हो गई। सर ये तो दोनों एक जैसे लगते हैं। हाँ, लेकिन सवाल ये है कि ये रिंग राजेश की बीबी के पास कैसे पहुंची? लगता है जिसने भी इसे पहना वो मारा गया। दयाल ये बताओ, इन दोनों औरतों ने जिन्होंने ये रिंग पहनी, राजेश की बीबी और मिसेस संजना गुप्ता, इन दोनों के बीच कॉमन बात क्या थी? सर राजेश। करेक्ट, राजेश। लेकिन उसके पास तो सॉलिड एलिबाई है, सॉलिड सबूत है। राजेश के पास इस बात का सबूत है कि जब उसकी बीबी का खून हुआ उस वक्त वो अपने दोस्त विनय के फ्लैट में शराब पी रहा था। एलिबाई गढ़े जा सकते हैं, सबूत बनाए भी जा सकते हैं। राजेश बहुत ही होशियार आदमी है। तभी एक कांस्टेबल फिंगरप्रिंट्स की रिपोर्ट लेकर आता है। सर ये देखिए, ये वो फिंगरप्रिंट्स हैं जो हमने राजेश के घर से बरामद किया था और ये वो फिंगरप्रिंट्स हैं जो हमने चाकू से बरामद किया था जिसका इस्तेमाल मिसेस संजना गुप्ता के कत्ल में हुआ था। इन पर नज़र डालिए और रिपोर्ट्स देखिए। रिपोर्ट्स देखने के बाद इंस्पेक्टर कामत ठहाके मारकर हंसते हैं। कुछ घंटे बाद वे राजेश की फ्लैट में होते हैं। मिस्टर राजेश, अगर आपकी बीबी का खून नहीं हुआ होता तो हमें मिसेस संजना गुप्ता के कातिल का पता ही नहीं चलता। क्या इसका मतलब संजना का कातिल पकड़ा गया? ये वही है ना जिसने नेहा का भी खून किया, उसी की तरह उसकी नाक काटी, उसी तरह उसके सर पर वार भी किया? नहीं, तो फिर कौन है? मिसेस संजना गुप्ता का खूनी मिला मगर मुर्दा मिला। क्या? राजेश चौंकते हुए बोला। मुर्दा? हाँ, मिसेस संजना गुप्ता का खून आपकी बीबी नेहा ने किया है। क्या क्या बकवास कर रहे हैं आप? मेरी बीबी उसका खून क्यों करेगी? क्यों उस बेचारी को मरने के बाद बदनाम कर रहे हैं? क्योंकि उस बेचारी के फिंगरप्रिंट्स संजना के घर में और उस चाकू पर मिले हैं जिससे संजना का कत्ल हुआ है। पिछले 2 दिन से हम यही तहकीकात कर रहे हैं। अगर आपकी बीबी की मौत नहीं हुई होती तो हमें उसके फिंगरप्रिंट्स नहीं मिले होते। इस सारे घर में उसके ही फिंगरप्रिंट्स हैं। नेचुरली ये घर नेहा का है तो उसी के फिंगरप्रिंट्स होंगे ना। मैं सपने में भी नहीं सोच सकता था कि संजना का कातिल नेहा होगी। एनीवे, आपकी बीबी के कत्ल के जश्न में आपको भी शामिल कर लेते हैं। क्या बकवास कर रहे हैं आप? मैं अपनी पत्नी का खून क्यों करूंगा? क्योंकि आपकी बीबी को आपके और संजना के संबंध का पता चल गया था। फिर वो पागल खूनी का ड्रामा, फिर आपकी बीबी ज़्यादा डरने लगी। फिर आपने सोचा क्यों ना मैं भी बहती गंगा में हाथ धो लूं, और आपने बिल्कुल उसी तरह अपनी बीबी का खून किया जिस तरह आपकी बीबी ने संजना का खून किया था। जब कोई पागल खूनी है ही नहीं तो फिर आपकी बीबी का कातिल आपके सिवा दूसरा कौन हो सकता है? मिस्टर राजेश, आपका खेल खत्म। पूनम की रात। अभी आप सुन रहे थे हिंदी कहानी पॉडकास्ट की मूल रचना कहानी दहशत। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें। धन्यवाद।